Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra, Market Mantra, Mantra. Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं प्रमुख अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, थैंक यू सर। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पे, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ राजेश। Benchmark domestic indices register gains. Sensex rises 170 points. Nifty closes above 23,150. Prime Minister Narendra Modi lauds establishment of National Turmeric Board. And global crude oil prices decline. Brent crude trades at $80.75 per barrel. आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांकों में तेजी दर्ज। सेंसेक्स में 170 अंक की बढ़त। निफ्टी भी 23,150 के ऊपर दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की सराहना की। और वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट। ब्रेंट क्रूड $80.75 प्रति बैरल के आसपास दर्ज। चार कारोबारी सत्र के बाद घरेलू शेयर सूचकांकों में आज मजबूती दर्ज हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 170 अंक के उछाल से 76,500 के स्तर के पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 90 अंक की बढ़त से 23,526 के स्तर पर दर्ज हुआ। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक में हालांकि बेहतर मजबूती दर्ज हुई। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 2.1% और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.7% की तेजी रही। Benchmark domestic equity indices today ended with modest gains, snapping their 4-day losing streak. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, gained 170 points to close at 76,500. Similarly, the National Stock Exchange, Nifty 50, added 90 points to settle at 23,176. The broader market indices of the BSE recovered from yesterday's sell-off. The mid-cap index surged over 2.1% and the small-cap index advanced nearly 1.7%. In the Sensex index, 19 out of 30 companies logged gains. Among the top gainers, Adani Ports increased over 4.7%, NTPC surged over 4.2%, and Tata Steel advanced more than 3.2%. The top laggards, HCL Tech tanked over 8.6%, Hindustan Unilever lost nearly 3.5%, and Titan as well as TCS both dropped over 1.3% each. In sectoral indices at the BSE, 16 out of 20 sectors ended in positive territory. Among top gainers, utilities soared over 5.2%, power gained 4.5%, and metal added 3.5%. Conversely, in the top laggards, focused IT shed almost 1.9%, information technology dropped 1.7%, and tech fell 1.22%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,867 companies advanced and 1,096 declined, while 110 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 14 companies hit their 52-week high, while 152 hit their 52-week low. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 5 पैसे के नुकसान से 86 रुपये 63 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। डॉलर इंडेक्स 109.6 के स्तर पर दर्ज हुआ। डॉक्टर शर्मा, 4 कारोबारी सत्र के बाद शेयर बाजार से तो राहत भरी खबर है। ये राहत की वजह क्या रही और ये राहत कितनी स्थायी नजर आती है? क्योंकि हर दिन अगर बाजार में गिरावट होती है, हालांकि आज भी
अगर पूरे बाजार को देखें तो शुरुआती दौर में जो बाजार में मजबूती थी वो कारोबार के अंत के समय तक वो मजबूती उतनी बनी नहीं रही, तो कहीं ना कहीं तो बाजार में दबाव है। ये दबाव वाकई में है या क्षणिक तौर पे, क्योंकि भरोसा इतना नहीं रहा कि अब कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली भी चलती रहती है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, जो बाद में ये मुनाफा वसूली आई है, क्योंकि जो भी ग्लोबल फैक्टर्स हैं वो फेवरेबल नहीं है अभी भी। एक तो जो जियो पॉलिटिक्स है वो काफी डीप है, वो हम देखते हैं कि नई घटनाएं होती हैं। और दूसरा जो मार्केट्स हैं, जो यूएस में पॉलिसी स्टांस चेंज को लेके जो बात है कि नए राष्ट्रपति जो है अलग डिसीजंस ले सकते हैं, तो उसको मद्देनजर काफी वॉलेटिलिटी काफी सारे मार्केट्स में देखी गई है। तो वॉलेटिलिटी एक मेजर फैक्टर है। जो हमने डिसेलरेशन देखी पिछले कुछ दिनों में, कुछ सेशंस में मार्केट्स बहुत डीप करेक्शंस में थे, और आज हमने स्टेबिलिटी देखी, क्योंकि कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि आने वाले टाइम में, जो कल जैसे सीपीआई का डेटा आया, सीपीआई में थोड़ा गिरावट आई है, कहीं ना कहीं राहत है। जी। तो उस वजह से एक एक्सपेक्टेशन बनती है कि शायद अभी आने वाले टाइम में जो फरवरी में पॉलिसी आएगी उसमें कुछ रेट कट की संभावना हो सकती है, क्योंकि सीपीआई एक कूल डाउन सिचुएशन में पिछले 2 महीने से आ चुका है। तो वहां से थोड़ी सी उम्मीदें जगी हैं, जिस वजह से जो शॉर्ट कवरिंग है मार्केट में, जो एक डिसेलरेशन थी उसमें एक विराम आया, लोगों ने अपनी पोजीशंस कवर की, और कुछ उसमें भी मुनाफा वसूली जैसे आपने बताया हुई, कि जो रिटेलर्स देखते हैं कई बार के मार्केट्स ने एक अच्छा मौका दिया है, हम अपना प्रॉफिट बुक करें तो थोड़ा पोजीशंस को हल्की। So, Dr. Sharma, the market remained range-bound today, right? And the recovery was mainly supported by the financial and metal sectors. I think roughly about 1% and 2% HDFC Bank and SBI gained, but metal stocks surged by 4% after a week of losses. What brought this about? And despite this uplift, there are still concerns about slowing domestic growth, weakening corporate earnings, and outflows of nearly 3 billion from Indian equities in January. All these factors still remain. Yes, factors remain because we have observed during the last 8-9 months that some issues like weather conditions were not favorable, and we observed a deep monsoon also that disrupted the business activity in some areas. And in the recent months, we have observed again some disruption at the global level, which is again impacting the supply chains and stoking inflation, particularly in the wholesale prices. So the situation globally is not that much favorable. That's why markets remained volatile since the last many months, and markets are not making new highs, and markets were 7 months low recently. But today's rise or today's short covering the market is indicating that markets may pause at this level and may consolidate at this level to look forward by the action of Reserve Bank of India and some expectations from the coming union budget in the month of February. So these are some positives also at the domestic level. Our fundamentals, as we have observed, some slowdown in growth is there, but the other indicators, the supporting indicators like the export trajectory, credit growth, and the IIP numbers and the infrastructure growth, all these variables are very, very favorable for the futuristic growth trajectory of the Indian economy. Like in the coming quarters, growth will be high as compared with the last quarter, but the global challenges remain. But the Indian economy, despite such challenges, is expected to grow more than 6.5% in the current financial year also. डॉक्टर शर्मा, एक आमतौर पे एक शेयर बाजार के बारे में एक धारणा रहती है कि बाजार जो है स्पेकुलेशन पे या कहीं ना कहीं कुछ खाम ख्याली में जीता रहता है। अमेरिका में राष्ट्रपति
का जो अब जो 20 तारीख को अपना पदभार संभालेंगे उसके प्रति कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव सेंसेक्स नजर आ रहा है, या बाजार में जो ऑपरेटर्स हैं वो ज्यादा ही कुछ उसके प्रति सतर्क हैं, या वाकई में ये इतनी बड़ी घटना है कि डॉलर इंडेक्स भी 109 पे पहुंच गया है, जिससे रुपए पे उसका बहुत सीधा सीधा असर आ रहा है, पूरे वैश्विक बाजारों में आ रहा है। और अगर आज हम घरेलू शेयर बाजार की बात करें तो वहां एफआईआईज ने इतनी बढ़त, मतलब सेंसेक्स में हालांकि कुल बढ़त जरूर हुई लेकिन फिर भी 8,000 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली की है। घरेलू निवेशकों ने, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने तकरीबन 8,000 करोड़ की ही खरीदारी करी है, उसने बाजार को संभाला है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? जी बिल्कुल, आपने देखो जो स्पेकुलेशन की बात की है, एक तो फैक्टर्स होते हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट के चेंज होने से, ट्रंप के आने से कुछ पॉलिसी स्टांस में चेंज हो सकती है, वो एक स्वाभाविक है, एक एक्सपेक्टेड है कि भी कुछ ऐसा होगा। लेकिन जो स्पेकुलेशन जैसे आपने बताया कि उसको बढ़ा चढ़ा के देखो, मार्केट्स में क्या है, मार्केट्स आर नॉट स्टैटिक। मार्केट कभी भी एक जगह पे रुकती नहीं है कि अभी सब कुछ ठीक है या अभी सब कुछ ठीक नहीं है। मार्केट्स को हमेशा चलाईमान रहना होता है, और मार्केट्स के लिए फिर जो जैसे आपने स्पेकुलेशन की बात की, तो बड़े जो दिग्गज हैं, कई बार जब देखते हैं कि मार्केट्स अब और ऊपर जाने की संभावना नहीं है, ऑल टाइम हाई पे है, तो कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स, बहाने कुछ ना कुछ सामने आते हैं कि हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और मार्केट्स में वॉलेटिलिटी आती है, जबकि वही लोग वापस खरीदते हैं। जब जो सेल कर रहे होते हैं हाई लेवल पे, वापस जाके लोअर लेवल पे वही, उसमें रिटेलर को कई बार लॉस होने के चांसेस होते हैं। जो बड़े दिग्गज हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो खास करके बड़ी पोजीशंस लेते हैं, कई बार वो अपना मुनाफा वसूली करके सेल ऑफ करके मार्केट में वापस लोअर लेवल पे फिर उसी दिन या उसके कुछ दिन में एंटर कर जाते हैं। तो इस संदर्भ में रिटेलर को क्या चाहिए, उसको एक स्टेबिलिटी चाहिए, उसको चाहिए कि मेरे को मार्केट में बने रहना है, मार्केट्स मेरे को पॉजिटिव रिटर्न्स देंगी। अब लास्ट ईयर का देखें, लास्ट ईयर में भी बहुत ही वॉलेटिलिटी हमने देखी मार्केट्स में, लेकिन मार्केट्स ने अच्छे रिटर्न दिए। जब ईयर क्लोज हुआ था 2023, तो मार्केट्स लगभग कोई 22,000 के आसपास थी निफ्टी, तो अभी जो 24,000 के ऊपर, तो मार्केट ने अच्छे रिटर्न दिए। लेकिन मार्केट ये नहीं है कि एक ही तरफ जाएगी। मतलब आपका कहना ये है कि जो घरेलू निवेशक है उसका भरोसा बाजार पे बरकरार है, और वो जो अब वो या ये इतना परिपक्व भी हो गया है कि वो बाजार में सीधे घुसने की बजाय जो म्यूचुअल फंड के माध्यम से जा रहा है, उसने बाजार को एक स्थायित्व दिया है। जी म्यूचुअल फंड्स हैं, SIP स्कीम्स हैं, तो ये सभी चीजें मार्केट को सपोर्ट करती हैं। लेकिन जो जैसे स्पेकुलेशन की, मार्केट में स्पेकुलेशन भी हमेशा रहती है। लोग जो बड़े दिग्गज हैं वो स्पेकुलेट करते हैं कि भाई मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, बाद में लोअर लेवल पे फिर एंटर, क्योंकि उनको तो मुनाफा बनाना है किसी भी तरीके से। तो डेरिवेटिव्स में हम देखते हैं कि काफी सेल ऑफ आती है कई बार, जो मार्केट So in such a scenario, what should a investor be doing? Investor, what do you suggest? Yes, there are three things. One is speculation, trader, and investor. Speculators who find the opportunities to speculate in the market and on some news-based speculation, like something is not happening in actual manner, but they create speculation that this may happen in the coming times, and this may happen in the next 15 days or 1 month. They create speculation. And the trader, they trade the market. They sometimes sell, and the market rise and fall is not matter for them. They only trade. They buy at the lower level, then again sell at the high. They buy low and sell high. The investor is for the long term. They don't see the speculative activities or the trading activities. They are invested and they invest for the long term, medium to long term, and they book. अगर आप निवेशक हैं तो आपको मध्यम से लंबे समय के लिए निवेशित रहना है, और बाजार में भरोसा और अपना, आपको सबसे पहले ये तय करना है कि आप मार्केट में स्पेकुलेटर हैं या आप ट्रेडर हैं या आप इन्वेस्टर हैं। अगर निवेशक, अगर आप इन तीनों में कंफ्यूज हैं कि आप स्पेकुलेशन प्रॉफिट के लिए हैं तो छोड़ दीजिए। जी, अगर आपको निवेश निश्चित तौर पर मुनाफा जरूर कमाए, जी हाँ, शॉर्ट टर्म में आप अपना पैनिक ना हो। We were talking about the FIIs, and the US 10-year bond yield is now above 4.7%. Does that mean the FIIs will continue to sell?
I don't see that they will continue. They can't afford much sell-off in Indian market because we have growth, and our trajectory for the next year and again in the next year. I was going through some IMF data. India will be the leading economy in the next 3 years as compared with the other economies. Our growth is significantly high. So though there may be some volatility, some sell-off, some profit booking, but in the medium to long term, the stability will be there, and they will again heavily invest in the Indian market, though sometime volatility exists. डॉक्टर शर्मा, एक चीज अभी भी इस तरह की बहुत सारी खबरें थी कि भारत में आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी जो है वो थोड़ा धीमा रह सकता है या उम्मीद के उतना मुताबिक नहीं रह सकता। खासतौर पे ब्याज दरों के मामले में हमें राहत की उम्मीद कब नजर आएगी, इसके बारे में निश्चित तौर पे कुछ भी कहना फिलहाल उतना आसान नहीं है। और ऐसे दौर में भी अगर ये कहा जाता है, या जैसे कि आपने भी अभी भी कहा कि भारत में निवेशित बने रहना और भारत में लंबे समय के लिए या आने वाला जो दौर है वो निश्चित तौर पर भारत का है, क्या सरकार के सामने भी सारी चिंताएं तो निश्चित तौर पे होंगी? क्या भारत में बड़े पैमाने पे सरकारी तौर पे निवेश या सार्वजनिक तौर पे निवेश, मतलब आमतौर पे पहले कहा जा रहा था कि निजी क्षेत्र का निवेश उतना ही मात्रा में नहीं बढ़ रहा, क्या दोनों में अब आपको लगता है कि इस सारी खबरों का असर ये अवसर के तौर पे देखा जाएगा और निवेश बढ़ाएगी सरकार भी और निजी क्षेत्र भी, जिससे कि हमें लंबे समय के लिए एक सतत और मजबूत तेजी देखने को मिलेगी? देखिए, सरकार का जो मिशन है, जो सरकार का एक उद्देश्य है, इंडिया को डेवलपमेंटल एक्टिविटी में आगे प्रोग्रेस करवाना है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में और जो भी एसोसिएटेड चीजें जैसे डिजिटल इकोनॉमी है, इन सब चीजों में बहुत हेविली इन्वेस्ट कर रही है। और देखा हमने कि लास्ट ईयर में 11 लाख करोड़ का जो कैपेक्स था सरकार ने वो अनाउंस किया था। तो सरकार के नजर में जो भारत है एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी बना के इसको डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है बाय 2047। अब जो निजी क्षेत्र है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसको ये जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी है, जो ग्रोथ मोमेंटम है, उसको कैसे कैपिटलाइज करना है, डिमांड ट्रैजेक्टरी को कैप्चर करते हुए कैसे उनको अपने जो एक्सपेंशंस करनी है, कैसे निवेश करना है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अभी हमने पीछे देखा कि 8% के ऊपर क्षेत्र तो तभी आगे आएगा जब उसको लगेगा कि उसके निवेश पे एक अच्छी खासी रिटर्न मिल रही है। वही बताने वाला हूं कि पीछे हमने पिछले 3 साल में देखा कि 8% के ऊपर का ग्रोथ रेट रहा, जिससे अभी हमने पिछले वर्ष में जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसमें एक बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम देखा मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में। आप देखेंगे तो लगभग कोई 10% के आसपास का मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ आया। वो क्यों? क्योंकि डिमांड जो है वो एक्सपेंड हो रही है। तो प्राइवेट सेक्टर ने भी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें अपटिक आया है, इन्वेस्टमेंट होनी शुरू हो गई है। लेकिन ये जो फ्लक्चुएशंस हैं कभी ग्लोबल लेवल पे हम देखते हैं तो उसकी वजह से इकोनॉमीज जो है एक स्ट्रांग मोमेंटम में लगातार, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पीछे कोरोना के बाद हल्के फुल्के झटके लगते हैं, ऐसे चीजें आ रही हैं। खास करके कोरोना के बाद ही नहीं, लेमन क्राइसिस के बाद ही पिछले जो 15 इयर्स थे बहुत ही ऐसे रहे हैं कि डायनामिक रहे हैं, जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए। कभी यूरोप में स्लो डाउन आई, कभी जापान में आई, उसके बाद चाइना स्लो डाउन हुई, फिर उसके बाद यूएस और चाइना में ट्रेड वॉर हुई, उसके बाद वो अभी सेटल नहीं हुई थी चीजें कि एकदम कोरोना ने आके हिट किया था। कोरोना भी सेटल नहीं हुआ, उसके बाद जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एक के बाद एक आपने देखी। तो बजाय इसके भी हमारा जो जीडीपी है पिछले लगभग 10 साल में डबल हुआ। So what has happened today, Dr. Sharma, is the real GDP growth for financial year 25 is estimated to slow to 6.4%. What ramifications will that have on the consumer and also on the fiscal arithmetic, business confidence, wages, growth, etc.? Yes, I don't see that this some slowdown will impact the business sentiments. Business sentiments will remain intact because growth above 6% is always favorable, because many economies are not growing even at 6% or 5%. Even China will grow at 4.8%, and the average growth in the next 3-4 years will be 4%. So I don't see any negative impact on the consumers or the businesses, but some slowdown is there that we have to accept because of some known factors. Like we have observed that this was election year and fund expenditure was not that much high, and second, the monsoon scenario
बट was उसके very बावजूद भी कुल yes. मिला के हमारी ग्रोथ निश्चित निरंतर बनी रही है। जी 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 चलिए right. नजर डालते हैं कुछ और खबरों पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की सराहना करते हुए कहा कि बोर्ड हल्दी उत्पादन में नवाचार, वैश्विक संवर्धन और मूल्यवर्धन के बेहतर अवसर सुनिश्चित करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी और किसानों तथा उपभोक्ताओं दोनों को ही लाभ होगा। इसके पहले केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। श्री गोयल ने कहा कि बोर्ड हल्दी किसानों के कल्याण, हल्दी की बेहतर किस्मों के विकास और निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। उन्होंने कहा कि देश के 20 राज्यों में हल्दी का उत्पादन होता है और विश्व की लगभग 70% हल्दी की पैदावार भारत में ही होती है। बहुत वर्षों से डिमांड थी कि टर्मरिक के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, अलग बोर्ड बनाना चाहिए। 40 वर्षों के परिश्रम के बाद ये सपना साकार हुआ है। मैं सभी हल्दी किसानों को, हल्दी को प्रोसेस करने वाले कर्मचारियों को, उद्योगों को और हमारे निर्यातकों को शुभकामनाएं देता हूं कि ये जो नया टर्मरिक बोर्ड बना है ये आगे चल के आपके काम में बढ़त करने का एक काम करेगा। डॉक्टर शर्मा, बहुत संक्षेप में हल्दी के बारे में, मतलब कहीं ना भारत की जो खेती है इसके प्रति आप देख रहे हैं कि एक बेहतर कार्यक्रम भी बन रहा है। इससे बहुत जो किसानों को बहुत अच्छा प्राइस डिस्कवरी होती है और उनको जो पॉलिसी एनवायरनमेंट है उसके बारे में ज्यादा चेतना होती है और उनको जो मार्केटिंग सिस्टम्स हैं उसमें हेल्प होती है। जैसे हल्दी बोर्ड है, टी बोर्ड है, कॉफी बोर्ड है, ये सारे जो बोर्ड्स हैं दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर दी particularly agriculture sector. Moving on, India's wholesale price index, WPI-based inflation for the month of December 2024 rose to 2.37% on an annual basis, according to the Ministry of Commerce and Industry data released today. The annual inflation rate for primary articles in the wholesale price index increased to 6.02% in December, up from almost 5.5% in the previous month. The fuel and power category witnessed further deflation of 3.79% in December. The data showed that inflation in food items fell slightly to 8.89% during last month as compared to 8.92% in November. Meanwhile, in the manufactured products category, inflation rose to 2.14%, up from 2% in the previous month. The ministry added that positive rate of inflation in December 2024 is primarily due to increase in prices of food articles, manufactured of food products, other manufacture of textiles and non-food articles. Dr. Sharma, how are you now expecting RBI to react after this story? We are expecting a positive action by Reserve Bank of India that there must be a cut in the repo rate at least by 25 basis points, so that some indication to the consumers and producers that yes, we are moving ahead and we are. But if the US does contrary to this, कुछ तो सकारात्मक संकेत जाए. Yes. So that's why we are in a strong expectation that something positive will happen. इन सारी खबरों के पीछे एक अच्छी खबर. Because inflation अभी 2 महीने से लगातार गिरावट में है और एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले, अब जैसे सीपीआई में फूड का एक मेजर जो चंक था वो उसमें हमें काफी डिसेलरेशन देखी है, स्ट्रॉन्ग डिसेलरेशन, तो दैट विल कंटिन्यू. कुछ अच्छे आंकड़े मेरे पास हैं. चालू वित्त वर्ष में अब तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में लगभग 16% की वृद्धि हुई है. यह बढ़कर 16,90,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार इस दौरान सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में भी लगभग 20% की बढ़त रही है और यह 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक दर्ज हुआ है, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में लगभग 17 लाख करोड़ रुपए का कर संग्रह किया गया था. शायद ये एक मजबूत संकेत और अच्छा संकेत भी देगा. सरकार के अनुसार अब तक 632 लाख हेक्टेयर में से अधिक में क्षेत्र में रबी फसलों की बुआई हो चुकी है. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी बयान में बताया गया है कि गेहूं की बुआई 320 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 315,63,000 हेक्टेयर में बुआई हुई थी. The Future Minerals Forum FMF 2025 commenced today in Riyadh, bringing together representatives from the mining industry from over 85 countries to address critical challenges in the mineral sector. Union Minister of Coal and Mines G.
Kishan Reddy joined ministers and officials from more than 50 nations at the prestigious event being held at the King Abdulaziz International Conference Centre. Union Minister Shri Reddy participated in the roundtable discussions focused towards a grand agreement emphasizing the development of strategic framework for critical minerals, value-added processing in mineral-producing countries, and the implementation of green technologies. So mineral is very important from industry point of view. What's your take? Yes, because we are very focused on the minerals development, and we have mineral corridor also, and we are strengthening the supply chain. And in the last budget, we announced the mineral corridor also. Yes, that's right. नजर डाल लेते हैं एशियाई शेयर बाजार पर। एशियाई बाजारों में आज मिला जुला दौर नजर आया। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक लगभग 2.5%, हांगकांग का हैंगसेंग 1.8% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.3% की बढ़त से बंद हुआ। हालांकि जापान के निक्के में 1.8% की गिरावट भी रही, जबकि सिंगापुर का स्टेट टाइम सूचकांक लगभग पूर्व स्तर पर बना रहा। उधर यूरोपीय शेयर बाजारों के शुरुआती रुझानों में मजबूती रही। फ्रांस, लंदन और जर्मनी के शेयर सूचकांक लगभग 0.7% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए। US stocks displayed mixed trend yesterday. The Dow Jones Industrial Average advanced over 0.8% and S&P 500 gained 0.16%. Meanwhile, Nasdaq Composite fell over 0.3%. Dr. Sharma, what's your take? Job data figures were extremely good yesterday. Yes, numbers are very robust actually. Yeah. And that's why the markets are now looking up. And expectation is that Fed still, this robust data, Fed is expected to reduce the Fed rate by 25 basis points. That is the expectation by the many and the markets. But this good news is because bad news for to some continue markets. this momentum, though the data is robust, but data should be supported by some positive announcement by the Fed. But some markets एक are हफ्ते saying का इंतजार that, करना पड़ेगा जब तक instead of 2 cuts now it could be 1 cut. Yes. Okay. But we can't rule out the two because economies are very dynamic and we can't predict the futuristic scenario of the rate cuts on the basis of such kind of. जब आपकी किट्टी मजबूत होती है तो आपके पास प्रोत्साहन के लिए Very briefly, that's why I asked you, how will RBI be reacting to this? Yes, we are expecting a positive move by the RBI. The start of the positive move that will continue to support the consumer demand and the producer sentiments to strengthen the economy. जल्दी एक अच्छी उम्मीद करें। Oil prices fell slightly today, retreating from their recent gains. Brent crude was trading at $80.75 per barrel, declining over 0.3%. WTI crude also shed over 0.3% to trade at around $78.56 per barrel, according to the latest reports. Should we expect oil petrol rate cuts in the domestic market? बजट से पहले Sometimes this happens, but we can expect a good thing by the government that to control the inflation and to maintain the inflation at low level, there may be some. बजट से उम्मीदें तो निश्चित तौर पे रहेंगी। चलिए नजर डाल लेते हैं सरफा बाजार पे। सरफा बाजार में सोने की कीमतों में आज बढ़त नजर आई। सोना मामूली बढ़त से 78,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी मामूली बढ़त से 90,600 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का फरवरी के वायदा भाव मामूली बदलाव से 78,191 रुपए प्रति 10 ग्राम पे रहे, जबकि चांदी के वायदा भाव 0.1% की गिरावट से 90,410 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुए। अगर डॉलर के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो डॉलर चूंकि बढ़त पे है, सोने में की कीमतों में, चांदी की कीमतों में दबाव अभी कितना नजर आता है? शायद ये वैवाहिक सीजन में लोगों के लिए तो अच्छा हो। ये डॉलर के मजबूत होने से थोड़ा शॉर्ट टर्म ऐसे हो सकता है इम्पैक्ट इनके प्राइसेस के ऊपर, बट जो ये खाली डॉलर फैक्टर नहीं है जो इनको मजबूती देता है, खास करके जो जियो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से जो गोल्ड प्राइसेस हैं उनको काफी सपोर्ट मिलती है। अभी जियो पॉलिटिक्स बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि डॉलर अगर मजबूत भी रहेगा उस केस में भी गोल्ड प्राइसेस बढ़ेंगे। अच्छा, भारत में ना इस तरह की भी चर्चाएं हैं कि सरकार को जो सोने और चांदी की इंपोर्ट ड्यूटी में या जीएसटी में कुछ कटौती करनी चाहिए, इससे कुछ मजबूती या इससे कुछ इनको समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, मजबूती कटौती से वन टाइम एक गिरावट आती है,
तो जब इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ते हैं तो प्राइसेस फिर उसे अब देखा, जब हमने लास्ट टाइम देखा था कि भाई कुछ कट हुआ है, 9% से कट हुआ कस्टम ड्यूटी में, तो काफी गिरावट आई थी। So what's your suggestion for the investors? Investors should remain invested in the gold and They should remain. yeah. बात एक ही है कि निवेश Considering करते रहें, the लगातार निवेश करते रहें। considering the global factors, they should continue investing in the gold. डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आने और हमारे श्रोताओं को महत्वपूर्ण ज्ञान इतने Thank you सरल so शब्दों में much, देने के लिए धन्यवाद। Dr. Sharma, for being with us. And before और अब we चलते चलते close, एक नजर headlines once again. Benchmark domestic indices register gains. Sensex rises 170 points. Nifty closes above 23,150. Prime Minister Narendra Modi lauds establishment of National Turmeric Board. And global crude oil prices decline. Brent crude trades at $80.75 per barrel. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra, Mantra. Market Mantra, Mantra. Market Mantra.